गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र विषय में आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। कल हमने पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है एक राष्ट्र के सामान्य निवासियों को किसी विशेष अवधि में उनकी उत्पादक सेवाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली कुल साधन आय से। अर्थात आय क्या है? एक प्रवाह है। इसका संबंध एक विशेष समय अवधि से ही होता है और एक विशेष समय अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष की मानी जाती है। अब राष्ट्रीय आय को ही राष्ट्रीय उत्पादन भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का वह प्रवाह है जो 1 वर्ष की अवधि में एक राष्ट्र में उत्पादित होती है। तो ये है राष्ट्रीय आय। अब इस राष्ट्रीय आय की कई अवधारणाएं, हम उनका अध्ययन आज करेंगे। फर्स्ट है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बाजार कीमत पर हम सकल घरेलू उत्पाद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? किसी राष्ट्र की घरेलू सीमा में 1 वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा होता है, उन सबके बाजार मूल्य के जोड़ को ही क्या कहा जाता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब जैसा कि जो ये परिभाषा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने की, इसमें हमने क्या जोड़ा है? सकल शब्द जोड़ा है, क्योंकि इसमें हम घिसावट के मूल्य को नहीं घटाते हैं। किस पे? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने में, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का अनुमान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को उनकी बाजार की कीमत से गुणा करने से लगाया जाता है। जैसे जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, पी बाजार कीमत और क्यू अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा। अब जैसा कि ये सकल है तो सकल, क्योंकि इसमें हम घिसावट का मूल्य नहीं घटाया जाता। सेकेंड है इसमें सामान्य निवासियों और गैर निवासियों दोनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उत्पादन के मूल्य को शामिल करते हैं। और जो इसमें वर्ड जुड़ा है घरेलू सीमा, तो घरेलू सीमा से हमारा आशय है देश की राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त उस देश के भूभागीय समुद्र, उस देश के निवासियों द्वारा संचालित हवाई तथा समुद्री जहाज व दूतावास आदि। सकल घरेलू उत्पाद में माप की दोहरी गणना के दोष से बचने के लिए हम इसमें कौन सी वस्तुओं को शामिल करते हैं? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल ही करते हैं। दूसरा, केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो बाजार में बिक्री के लिए आती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी शामिल करते हैं, वस्तुएं और सेवाएं जो कि बाजार में बिकने के लिए नहीं आती है, तो उनकी अनुमानित कीमतें शामिल की जाती है। जैसे मान लो कर्मचारियों को निःशुल्क मकान दिया जाता है, भोजन, वस्त्र आदि के रूप में जो भी उन्हें सुविधाएं मिलती है उन सब की कीमत। तो इस प्रकार से बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए एक देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा होता है, उनके बाजार मूल्य के जोड़ को ही क्या कहा जाता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को अगर हम उत्पाद विधि से ज्ञात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक इकाइयों का द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के योग से लगाया जाता है, जबकि आय विधि के द्वारा इसका अनुमान कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, प्रचालन अधिशेष, स्वरोजगार की मिश्रित आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा स्थायी पूंजी के उपभोग के योग से लगाया जाता है। व्यय विधि के द्वारा इसका अनुमान निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण तथा शुद्ध निर्यात के योग से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए एक देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर 1 वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं
और सेवाएं उत्पादित की जाती है उनके बाजार मूल्य के जोड़ को तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जैसे जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर, मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर। तो जो हमने पहला ज्ञात किया था बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, उसमें क्या जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, उसको जोड़ देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इन दोनों में किसका अंतर है, केवल विदेशों से शुद्ध साधन आय का, क्योंकि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में हम किसको शामिल नहीं करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, जबकि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि अधिक व्यापक धारणा है, उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा से अधिक व्यवहारिक मानी जाती है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वह राशि है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट या फिर स्थायी पूंजी के उपभोग के व्यय को घटाकर शेष रहती है। तो एनएनपी मार्केट प्राइस पर हम कैसे ज्ञात करते हैं, बाजार कीमत पर जो हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया था उसमें से हम घिसावट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य तथा स्थायी पूंजी उपभोग या मूल्यह्रास का अंतर होता है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में एनडीपी मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, अब जो हमने पहले ज्ञात किया था बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर हम बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है ज्ञात करने का, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से हम घिसावट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में होने वाला उत्पाद या फिर उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यम के सहयोग का ही क्या है, परिणाम है, क्योंकि इन साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए जो भी भुगतान किया जाता है जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ आदि, उसे साधन लागत कहा जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले उत्पाद को साधन लागत पर उत्पाद कहा जाता है। जहाँ पर साधन लागत, जहाँ एक और फर्मों के लिए लागत होती है, वहीं दूसरी ओर क्या होती है, उत्पादन के साधनों के लिए क्या होती है, वो आय होती है। इसीलिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू आय भी कहा जाता है। इसे हम ज्ञात करते हैं फैक्टर कॉस्ट जो कि साधन लागत, शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर, साधन लागत पर। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अगर हम अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर देते हैं और अनुदानों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय किसी देश में एक लेखा वर्ष में अर्जित कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय तथा मूल्यह्रास का जोड़ है। जीडीपी फैक्टर को साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को किससे ज्ञात करेंगे हम, साधन लागत पर जो हम शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं उसमें हम किसको जोड़ देंगे, घिसावट को जोड़ देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय
उत्पादन के सभी साधनों की ब्याज, मजदूरी, लगान तथा लाभ के रूप में प्राप्त कुल आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से है। जैसे कि हमने जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया या फिर राष्ट्रीय आय, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और अगर हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है तो हम किसको घटा देंगे? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में अर्जित कर्मचारियों के पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, घिसावट तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का जोड़ है। जैसे कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो हमने साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया था उसमें हम किसको जोड़ देंगे? घिसावट को जोड़ देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। अब प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सरकार के, जैसे कि सरकार के प्रशासनिक विभाग या गैर विभागीय उद्यम आदि शामिल होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत वह सभी संगठित और असंगठित उद्यम आते हैं जिनका स्वामित्व किसके हाथों में होता है? निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली आय को निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय कहते हैं। जैसे कि अब हम ये कैसे ज्ञात करेंगे? निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त होने वाली साधन आय, जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसमें से हम किसको माइनस करेंगे? सरकार को संपत्ति तथा उद्यमवर्ती से प्राप्त आय को और गैर विभागीय उद्यमों की बचत को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। नेक्स्ट है निजी आय। निजी आय क्या है? निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को किसी भी उत्पादक या गैर उत्पादक स्रोत से प्राप्त होती है तथा इसमें निगमों के अवितरित लाभ भी शामिल किए जाते हैं। जैसे निजी क्षेत्र की निजी आय निकालने के लिए हमने इससे पहले निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय ज्ञात की थी, उसमें हम किस किस को जोड़ेंगे? विदेशों से शुद्ध साधन आय को, प्लस सरकार से जो हस्तांतरण भुगतान मिलता है उसको, प्लस सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, प्लस विदेशों से वर्तमान हस्तांतरण। इन सबको हम निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? निजी आय। या फिर जो राष्ट्रीय आय है उसमें हम सरकार से हस्तांतरण भुगतान, विदेशों से वर्तमान हस्तांतरण, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इनको जोड़कर सरकार को संपत्ति तथा उद्यमवर्ती से प्राप्त आय, गैर विभागीय उद्यमों की बचत और मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, इनको माइनस करके हम निजी आय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय। अब जैसा कि ये निजी आय है हमने जो ज्ञात की है, तो एक होती है जैसे राष्ट्रीय आय और दूसरा निजी आय। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की आय को शामिल करते हैं, जबकि निजी आय में केवल हम किसको शामिल करेंगे? जो आय हमें निजी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। और राष्ट्रीय आय में केवल अर्जित साधन आय को शामिल किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो निजी आय है उसमें हम अर्जित आय जो कि हस्तांतरण भुगतान है, वो भले ही हमें सरकार से मिला हो या शेष विश्व से, उसको हम शामिल करते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, लेकिन वो किस में शामिल होता है? निजी आय में। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय और निजी आय में ये अंतर होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय क्या होती है? वो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं?
ग्रस्तों के सभी स्रोत से जो आय एक्चुअल में प्राप्त होती है उसके जोड़ को क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तिगत आय किसी भी देश के व्यक्तियों और परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में जो प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान में जो हस्तांतरण भुगतान है उन सब का जोड़ ही क्या है? व्यक्तिगत आय है। जैसे कि जो हमने निजी आय ज्ञात की है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे? निगम कर, निगमों की बचत और विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट है परियोज्य आय। अब हाँ, जैसा हमने राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर देखा कि हम राष्ट्रीय आय में किस किस को इंक्लूड करते हैं और निजी आय में किस किस को इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है और निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। जैसे जो निजी आय की धारणा है वो व्यक्तिगत आय की धारणा से ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में एक मुख्य अंतर होता है। वो मुख्य अंतर क्या है? निजी आय में तो निजी उद्यमों की बचतें तथा निगम कर शामिल होते हैं, जबकि ये दोनों किस में शामिल नहीं होते हैं? व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होते हैं। क्या? निगम कर और निजी उद्यमों की बचतें। उसी तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है। तो व्यक्तिगत आय तो आय प्राप्ति से संबंधित धारणा है, जबकि राष्ट्रीय आय की धारणा आय सृजन से संबंधित धारणा है। इन दोनों में डिफरेंस समझ गए? व्यक्तिगत तो आय प्राप्ति की धारणा से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय आय की धारणा किससे संबंधित है? आय सृजन की धारणा से संबंधित है। दूसरा, घरेलू उत्पाद से सरकार को प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का अंग होती है, लेकिन वो किसका अंग नहीं होती है? व्यक्तिगत आय का अंग नहीं होती है। राष्ट्रीय आय में हम केवल साधन आय को शामिल करते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में हम साधन आय के अलावा हस्तांतरण भुगतान को भी शामिल करते हैं, जो कि हमें सरकार या फिर शेष विषयों से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में निगम बचत और निगम लाभ कर को भी शामिल करते हैं, जबकि ये दोनों ही व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय ऋण पर जो हम ब्याज देते हैं वो व्यक्तिगत आय को का एक भाग है, मीन्स इसे व्यक्तिगत आय में शामिल करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो इसी तरह से निजी आय और व्यक्तिगत आय के बीच में भी कुछ अंतर है और व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय के बीच में भी अंतर है। नेक्स्ट है परियोज्य आय। परियोज्य आय मीन्स खर्च करने योग्य आय। व्यक्तिगत आय में से आय तथा संपत्ति पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष करों तथा सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियों अर्थात फीस तथा जुर्माने आदि को घटाकर जो आय बचती है उसे हम क्या कहते हैं? परियोज्य आय या खर्च करने योग्य आय। इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? उपभोग प्लस बचत को जोड़कर, या फिर जो व्यक्तिगत आय हमने ज्ञात की है उसमें से प्रत्यक्ष कर, सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां जैसे कि फीस और जुर्माने, इन दोनों को माइनस करके हम परियोज्य आय को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्या थी? राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं जिन्हें हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब है स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे फर्स्ट है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। यदि राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा को चालू कीमतें मतलब प्रेजेंट में जो कीमतें हैं उनसे गुणा किया जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि अब चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय उत्पाद या फिर जो राष्ट्रीय आय है उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय भी कहते हैं, क्योंकि मौद्रिक राष्ट्रीय आय या फिर चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसे हमने किस पे मापा है? चालू कीमतों पर मापा है। इसीलिए जब राष्ट्रीय आय का अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है तब अर्थव्यवस्था की प्रगति और उसमें हुए वास्तविक परिवर्तन का जान लेना संभव नहीं होता है। कब? जब हम राष्ट्रीय आय का मापन किस पर करते हैं? चालू कीमतों पर करते हैं। नेक्स्ट है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। एक देश की जो वास्तविक आर्थिक प्रगति है उसका अनुमान लगाने के लिए विभिन्न वर्षों में राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर मापी जानी चाहिए, क्योंकि कीमतों के स्थिर रहने पर वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होंगे।
अतः स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहलाती है, क्योंकि वास्तविक राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसे किस पर मापा जाता है? स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। इस वास्तविक आय में वृद्धि या कमी तभी होती है जब वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि या कमी होती है, ना कि कीमतों में। तो ये डिफरेंस था चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में डिफरेंस। नेक्स्ट है कीमत सूचकांक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कीमत सूचकांक वह संख्या होती है जिसके द्वारा विभिन्न वर्षों की कीमत में होने वाले सामान्य परिवर्तन को मापा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है कीमत सूचकांक को ज्ञात करने का? वास्तविक आय या स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन चालू वर्ष का कीमत सूचकांक इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात करते हैं? कीमत सूचकांक को ज्ञात करते हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के अंक। जैसा कि हमने क्या अध्ययन किया, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, स्थिर कीमतों और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय और कीमत सूचकांक। अब है राष्ट्रीय आय के अंक। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आय के आकलन व अनुमान के लिए राष्ट्रीय आय की विभिन्न मदों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति ने भारत की कुल राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण निम्न मदों में करता है, जैसे कृषि। अब कृषि के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करते हैं? कृषि को, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन आदि। नेक्स्ट है उद्योग एवं खनिज। उद्योग एवं खनिज में हम सभी प्रकार के जो भी सभी बड़े छोटे कारखाने हैं, खनन है, विद्युत, जलापूर्ति आदि सभी निर्माण उद्योगों को शामिल करते हैं। वाणिज्य, परिवहन एवं संचार, इसके अंतर्गत हम डाक, तार, रेल, सड़क, बैंक, बीमा आदि कार्य आदि सम्मिलित होते हैं। अन्य सेवाओं में हम किसे इंक्लूड करते हैं? जैसे जिनमें अनेक पेशे, कलाएं, सरकारी तथा घरेलू नौकरी, मकान आदि का स्वामित्व, प्रशासन एवं सुरक्षा सेवाएं सम्मिलित की जाती है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, ब्याज, बीमा, बैंक कमीशन, लाभ आदि इन सब के योग से ही शुद्ध उत्पाद मालूम किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया है राष्ट्रीय आय की अवधारणा है व राष्ट्रीय आय के अंक। थैंक यू।